बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम के गांव में चरण नाम का एक आदमी अपने दो बेटियों के साथ रहता था। चरण बहुत ही मेहनती और दयालु इंसान था। चरण की बड़ी बेटी का नाम था नीलू और छोटी बेटी का नाम था पार्वती। नीलू भी बड़ी समझदार और मेहनती थी। वो बचपन से अपने माता पिता का हर कहा सुनती थी और पार्वती बिल्कुल उसके विपरीत थी। वो हमेशा जिद पर अड़ जाती थी। ये देख चरण हमेशा सोचता था, मेरी बेटी नीलू कितनी मासूम, नेकदिल और समझदार है। मुझे हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। एक दिन उनके गांव में मेला लगता है। चरण अपने दोनों बेटियों को लेकर मेला देखने जाता है। तभी नीलू को एक गुड़िया पसंद आ जाती है और नीलू अपने बाबा से, बाबा मुझे वो गुड़िया चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद आई है। अच्छा ठीक है बेटी। चरण नीलू को वो गुड़िया लेकर देता है। तभी पार्वती, बाबा मुझे भी ऐसी ही गुड़िया चाहिए। अरे बेटा पार्वती, एक गुड़िया तो अभी ली ना हमने, तुम दोनों बहनें बारी बारी के उसके साथ खेलना। नहीं बाबा, मुझे वो गुड़िया बस मेरे लिए चाहिए, जिसके साथ मैं सिर्फ अकेली खेलूंगी। नीलू पार्वती की जिद सुनकर चरण से कहती है, बाबा ये गुड़िया आप पार्वती को दे दो। अगली बार जब मेला लगेगा तब आप मुझे कुछ और खरीद कर देना। नीलू अपने हाथ की गुड़िया पार्वती को दे देती है। ये सब देखकर चरण सोचता है, सच में भगवान, तुमने मुझे बहुत समझदार बेटी दी है, जिसे अपने माता पिता के हालातों के बारे में पता है तो बेचारी किसी चीज़ की जिद नहीं करती। चरण हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचा करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बड़ी बेटी कभी भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भी नहीं मांगेगी। वो हमेशा उसका ध्यान रखा करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। नीलू और पार्वती अब बड़ी हो गई थी। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। उनके लिए अब रिश्ते आना शुरू हो गए थे। ये देखकर चरण अब बहुत चिंता में पड़ जाता है। चरण को चिंता थी तो उसकी बड़ी बेटी की, उसके सीधे साधे स्वभाव की। ससुराल जाकर अगर मेरी बेटी को अच्छी सास नहीं मिली तो मेरी बेटी तो घुट घुट कर मर जाएगी, पर मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। नहीं नहीं, मुझे नीलू के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना पड़ेगा। वो गरीब रहेगा तो चलेगा, पर मैं मेरे नीलू के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा। इसीलिए चरण एक परिवार जो उनके बराबरी का भी नहीं था, फिर भी ऐसे परिवार में नीलू की शादी कर देता है और अपनी कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसे दहेज में दे देता है, ताकि आगे जाकर नीलू को उसके ससुराल वाले कुछ ना बोल सके। नीलू जब पहली बार अपने ससुराल जाती है और देखती है तो उनके यहाँ ना रहने के लिए अच्छा घर था, ना घर में कोई सामान। अगले दिन जब वो अपने बाबा के घर आती है तो अपने बाबा से कहती है, बाबा आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? वहाँ ठीक से रहने की जगह भी नहीं है, ना ही घर का सामान है। मैं अपनी गृहस्थी कैसे संभालूं बाबा? बेटी मुझे सब पता है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं, तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और रही बात घर और सामान की, तो बेटा मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढा है वो लाखों में एक है। दामाद जी तुम्हारे लिए बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तुम फिक्र मत करो बेटा, वो बहुत मेहनती लोग हैं, बस तुम्हें उनके पीछे हर हाल में खड़ा रहना है। आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सोचा होगा वो बिल्कुल सही होगा बाबा। शादी की रस्म पूरी होने के बाद नीलू अपने ससुराल पहुंच जाती है। उस दिन के बाद नीलू ने कभी उस बात का जिक्र तक नहीं किया। जो नीलू ने अपने बाबा के घर कभी खेतों में काम नहीं किया था, वो अभी अपने पति शंकर के साथ लोगों के खेतों में मजदूरी भी करने लगी थी। धीरे धीरे शंकर के घर के हालात भी बदल जाते हैं। शंकर और नीलू मिलकर कुछ जमीन किराए से लेते हैं। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ ही सालों में शंकर खुद की जमीन खरीद लेता है। ऐसे ही एक दिन शंकर नीलू से, भाग्यवान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा तो नसीब ही बदल गया है। और मैं तुम्हें इस बात की दाद देता हूँ कि तुम्हारे बाबा के घर तुम कभी खेतों में नहीं गई, लेकिन तुमने मेरा बखूबी साथ दिया। ऐसा साथ पाने के लिए लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी तुम मुझे मिली हो। जाइए, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। पति और पत्नी का तो काम ही है ना एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देना। इसमें मैंने क्या बड़ा कर दिया? अच्छा भाग्यवान, चलो खाना खाते हैं। जी मुझे तो कब की भूख लगी है। आप ही हो कि इधर उधर की बातें कर रहे हो? अच्छा बाबा चलो। शंकर और नीलू हंसते हंसते खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का काम कर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दोनों के दिन बीत रहे थे। दोनों मेहनत कर रहे थे और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे थे। शंकर कभी खेतों के साथ कोई भी धंधा शुरू करता तो नीलू हर उस काम में शंकर को पूरा सहयोग कर देती थी। धीरे धीरे दोनों तरक्की करने लगे। अब शंकर और नीलू को एक सुंदर सा लड़का होता है, जिसका नाम वो सागर रखते हैं। अब सागर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घर में खुशहाली छाई हुई थी। शंकर और नीलू भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन शंकर नीलू से कहता है,
भाग्यवान, तुम जब शादी कर हमारे घर आई तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज देखो, ज्यादा नहीं है लेकिन आज हमारे पास खुद का खेत है, अच्छा सा परिवार और ये छोटा सा लेकिन अच्छा घर है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि ये सब इतने जल्दी कैसे हुआ। हाँ जी। बस भगवान हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, हमें हमेशा मेहनत की ताकत दे। दोनों बातचीत करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब सागर भी 12वीं की परीक्षा देकर आगे सीखने के लिए बाहर जाता है। नीलू और शंकर इधर बहुत मेहनत करके सागर को पढ़ाते हैं। सागर भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की छुट्टियां लगने की वजह से सागर घर आता है। तभी सागर शंकर से, बाबा अब मुझे 1 महीने की छुट्टी है, आप बस ये 1 महीना आराम कीजिए, खेत के सारे काम मैं कर लूँगा। सागर की ये बात सुनकर शंकर को अच्छा लगा कि मेरी बेटे को हमारी फिक्र है। लेकिन शंकर सागर से कहता है, हाँ बेटा, जरूर काम करना तुम, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आगे जाकर काम ही काम करना है। ठीक है बाबा, लेकिन आप मुझे छोटे काम भी तो बता दिया करो, उतना ही आपका काम कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही एक दिन शंकर शाम को फसल में पानी देने के लिए खेत में निकलता है। रास्ते से जाते वक्त शंकर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गांव वाले शंकर को उठाकर पास के शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। सर पर मार लगने की वजह से शंकर कोमा में चला जाता है। सागर भी अस्पताल पहुंच जाता है। वहां के अस्पतालों में नई तकनीक ना होने के कारण वहां के डॉक्टर उन्हें दूसरे शहर एम्बुलेंस में भेज देते हैं। दूसरा शहर दूर होने के कारण शंकर रास्ते में ही चल बसते हैं। सागर के तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इधर नीलू को इस बात का कोई पता ही नहीं था। रात भर सागर अपने बाबा शंकर के पास बैठकर रोता है। अगली सुबह सागर और गांव वाले शंकर को घर ले आते हैं। नीलू तो ये सब अचानक देखकर अपने होश खो बैठती है। सागर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर घर आता है। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? अब कौन मुझे इतना प्यार करेगा? माँ, कौन मेरे पीछे खड़ा होगा? कौन मुझे घर आते ही गले लगाएगा? माँ, मैं अब बाबा शब्द कभी अपने जिंदगी में नहीं बोल पाऊंगा ना माँ? बताओ ना माँ। चुप हो जाओ मेरे बेटे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी नीलू के ऊपर आ जाती है। सागर टूट ना जाए इसलिए नीलू कभी सागर के सामने नहीं रोती, और सागर भी अपनी माँ को ज्यादा दुख ना हो इसलिए वो भी कभी अपनी माँ के सामने नहीं रोया। दोनों एक ही जगह सोते और हर रात रोते थे, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने कभी समझने नहीं दिया ताकि कोई कमजोर ना पड़े। सब विधि संपन्न होने के बाद सागर और नीलू दोनों ही तुरंत अपने खेतों में काम शुरू कर देते हैं। सागर दोपहर तक खेतों में काम करता था और दोपहर के बाद शहर जाकर कोर्ट कचहरी के लिए लगने वाले कागजात जमा करता था। आज तक उसे ऐसा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठता और अकेला जितना जी चाहे रो लेता और घर आकर अपने माँ से कहता, माँ सब ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन नीलू सागर से, बेटा तुम इधर खेती पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते थे बेटा। हाँ माँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। सागर खेती के थोड़े काम करके परीक्षा देने जाता था। उस साल सागर सारे विषय में फेल हो गया। तब उसे सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी लोग कहने लगे, अरे देखो, बाप गया तो लड़का बिगड़ गया, ये लड़का तो अब कुछ नहीं कर सकता। और रिश्तेदार और समाज के लोग सागर को ऐसे भला बुरा कहने लगे। सागर और मन ही मन में टूटने लगा। वो अपने बाबा के बहुत ज्यादा करीब था। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था उसे अपने बाबा का अंतिम संस्कार उसकी आंखों के सामने आता था। वो किसी भी चीज में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। ऊपर से लोग उसे हिम्मत देने के बजाय भला बुरा कहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि सागर ने जान देने की सोच ली, क्योंकि वो करने कुछ और जाता था और हो कुछ उल्टा ही जाता था। एक दिन वो रात को उसके गांव के पास वाले बड़े पुलिया पर गया और वहां से छलांग लगाकर अपने जान देने वाला था। तभी उसने सोचा, अगर मैं ऐसे डर के जान दे दूंगा तो मेरी बात मेरे माँ का क्या होगा। वो वापस नीचे उतरकर घर गया और घर जाकर माँ को गले लगाकर बहुत रोया। क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। इधर घर के हालात बहुत खराब थे। नीलू दिन रात मेहनत करती थी और बस उसे एक ही आस थी कि सागर एक बार अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं नौकरी करने लगे। लोग भले ही सागर को कुछ भी कहते थे, लेकिन नीलू को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि सागर बस उसके बाबा के जाने की वजह से अंदर से टूट चुका है। उसकी उम्र ही क्या है, वक्त के साथ मेरा बेटा कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। 1-2 साल बीत जाते हैं। सागर एक अच्छी नौकरी पर लग जाता है। माँ, मुझे नौकरी लग गई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे, मुझे पता था
एक ना एक दिन तुम अच्छा कर ही लोगे। उस दिन के बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। फिर भी नीलू अपना खेती का काम कभी नहीं छोड़ती। वो अपनी खेती का काम करती रही क्योंकि उसे उस खेत की कीमत पता थी। उस खेतों में शंकर की यादें थी। सागर भी अपने खेतों से उतना ही प्यार करता था जितना नीलू